all is well. The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. A very good morning to all and all present here. Today, I, Manana Thakur of class 11th Ambitious, is here to conclude this week's topic, which is the life we live. Throughout this whole week, we have discussed various aspects of this topic, including checking our consumption, earth, air, water, and land, and spending our time and money wisely. But to give us more enlightenment, I would like to call our director, Mr. Anand Prakash Chauksa, to come on the stage and share his insights. Yes, all is well. Good morning. Good morning. थोड़ा सा सिंसियर होकर सुनो, कुछ अच्छी बात बताने का मन है। दुनिया में दो अवधारणाएं मुख्यतः चलती हैं। कुछ लोग होते हैं, ज्यादातर लोग होते हैं हमारे देश में, जो आस्तिक होते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान को मानने के तरीकों को मानते हैं और उनका बहुत यकीन होता है इन सब बातों में। मेजॉरिटी लोग ऐसे होते हैं जो आस्तिक कहलाते हैं। 2-3% लोग होते हैं वो नास्तिक होते हैं, वो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, वो किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ, व्रत, उपवास, इसमें उनका यकीन नहीं होता। कुछ बहुत ही कम परसेंट, 0.001 कह लीजिए, वो होते हैं जिन्होंने जिंदगी को बहुत समझा है, बहुत पढ़ा है, बहुत नॉलेजेबल होते हैं। वो भगवान के अस्तित्व को तो मानते हैं कि यस, कोई है जो ये सिस्टम को चला रहा है, लेकिन उसको पूजने के, मनाने के, पटाने के तरीकों में उनका मतभेद होता है। मुझे लगता है कि मेरा परिवार, मेरे पिताजी, मैं, मेरे बच्चे, हम भी शायद कभी भविष्य में इसी कैटेगरी में रखे जाएंगे कि भगवान पर यकीन बहुत ज्यादा है, लेकिन मनाने के, पटाने के, जताने के, रिस्पेक्ट देने के, आदर देने के जो तरीके हैं, उनसे थोड़ा सा मतभेद हमारा है। अब चूंकि अर्थ से रिलेटेड, पृथ्वी और उससे मिलने वाली चीजों से संबंधित हम बात कर रहे हैं, इसमें भगवान कहाँ आ गए? तो मैं आपको शुरुआत करूं, जैसे भगवान के बारे में जो भी मान्यताएं हैं, वो एक तो GOD, गॉड से शुरू होती। हिंदू बोलते हैं GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी है। मेरी नजर में जो नेचर है, प्रकृति, वो भगवान है। अगर आपसे कोई कहता है कि बताइए नेचर का, प्रकृति का कौन सा हिस्सा है जो आपको दिखाई नहीं देता, तो वो भगवान है। आपसे कोई कहे कि भगवान का कौन सा हिस्सा है जो दिखाई देता है, तो डेफिनेटली वो नेचर है। इसी प्रकार हम सुनते हैं, समझते हैं कि हमारा शरीर है, शरीर में एक आत्मा है, सो ऑन। अगर आपसे कोई साइंटिफिकली पूछे तो भाई सोल क्या है, आत्मा क्या है, तो शरीर का वो हिस्सा जो दिखाई नहीं दे रहा है। फिर शरीर क्या है? आत्मा का वो हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, वो शरीर है। ऐसे चीजों को समझोगे तो बहुत जल्दी बातें समझ में आएगी। अभी हम थोड़ा सा बात कर लें कि साहब ये यूनिवर्स क्या होता है। तो जैसे ये अर्थ एक प्लेनेट है, मून इसके चारों तरफ घूम रहा है, वो सैटेलाइट हो गया, नेचुरल सैटेलाइट हो गया, और ये अर्थ और इसके जैसे बहुत सारे ग्रह ये सन के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं। ये एक सोलर सिस्टम हो गया। आदमी ने अपनी बुद्धि को विकसित किया, अपने दायरे को विकसित किया, साइंस डेवलप किया। आज की तारीख में चूंकि विज्ञान फिर भी बहुत ज्यादा तरक्की नहीं किया है, ये जो एक सोलर सिस्टम आपको दिख रहा है, साइंटिस्ट का मानना है कि पूरे यूनिवर्स में ऐसे 10⁻11 सोलर सिस्टम हैं। सन उसमें से छोटा सा स्टार है, इससे करोड़ों अरबों खरबों गुना बड़े सन भी उस 10⁻11, अब ये
पावर 11 हो गया बेटा 1 ट्रिलियन। बीच में आपने सुना होगा हमारी जीडीपी देश की 5 ट्रिलियन हम करने जा रहे हैं, अभी वो 2.53 जिसके भी आसपास है। तो ये जो ट्रिलियन होता है समझ लीजिए 1000 करोड़। तो ये जो एक सन आप देख रहे हैं, ऐसे 1000 करोड़ सन और हैं। फिर उनकी सबकी अर्थ है, फिर उनके सैटेलाइट्स होंगे और उनमें से किसी 1, 2, 10 हजार प्लैनेट्स पर भी लाइफ हो सकती है। लेकिन अर्थ के आसपास, इस सोलर सिस्टम के आसपास जो है, उनमें अभी तक लाइफ होगी, जीवन होगा, ऐसा कुछ पाया नहीं गया। तो ये जो आपको बार बार बड़ा घमंड होता है कि मैं ऐसा हूं, हमारा खानदान ऐसा है, ये जो ईगो आप बढ़ा लेते हैं। अब अपन उस ईगो पर थोड़ी सी बात करते हैं। हम कोशिश करते हैं समझने की हमारी हैसियत क्या है और प्रॉपर वक्त, प्रॉपर शब्द है कि हमारी औकात कितनी है। 10 टू द पावर 11 तो सन है, सबके अपने अपने प्लेनेट हैं। हमारे सन के जो 11-12 दिखाई दे रहे हैं, कुछ की खोज जारी है, कुछ मिल गए थे, नहीं मिले, ये 9-10 के आसपास हैं। उसमें से एक अर्थ है। ये अर्थ 6400 किलोमीटर रेडियस का एक स्फीयर है। अब स्फीयर है तो इसका कुछ सरफेस एरिया होगा, तो आप पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर से सरफेस एरिया किसी स्फीयर का आप निकाल सकते हैं। उस एरिया में आपको पता चलेगा कि साहब मोर देन 75%, लगभग 78-79% में तो पानी है। अब सोच लो बेटा, 1000 करोड़ अर्थ सोलर सिस्टम, उनमें से एक हमारा, उस एक में ये अर्थ, और इस अर्थ में भी 21% ही सूखा है जिस पर हम रह रहे चल रहे हैं। और ये जो सूखा है इसमें मरुस्थल भी आ गए, रेतीले मैदान भी आ गए, पहाड़ भी आ गए, जंगल भी आ गए, उसके बाद हमारे शहर और ये वो सीमेंट के बनाए हुए हमारे जो कुछ भी चीजें हैं। अगर आप देखोगे तो इसका एरिया 1% भी नहीं आएगा। यानी हम इस अर्थ के 1% एरिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं, 800 करोड़। और इतने ही मच्छर मक्खी मेरे शहर में भी रहते होंगे। और अब आप कहते हो कि साहब हर आत्मा परमात्मा से जुड़ी है, तो ओए आत्मा वाले, तेरे जैसे 800 करोड़ अभी जिंदा हैं और ये तू सिर्फ एक कैटेगरी का है। इसके अलावा मच्छर मक्खी, शेर, बंदर, कुत्ते, खरगोश, ये सब भी हैं करोड़ों में, और वो भी चल फिर रहे, तो वो भी आत्मा है। और फिर ये जितने पेड़ पौधे पत्तियां हैं वो भी जीवित कहलाते हैं, उनकी भी आत्मा है। और ये तो सिर्फ एक पृथ्वी का सिस्टम हुआ। ऐसी पृथ्वी कितनी होगी, ऐसे लाइफ कितनी होगी। और ये सब अगर तेरे उस तथाकथित ऊपर वाले से जुड़े हैं जिसको तू भगवान कहता है, तो क्या तू कहीं एक जगह बैठकर कुछ छोटा सा कर लेगा तो तेरी सुनवाई वहां हो जाएगी भाई। इसलिए हमको मनुष्य स्वरूप में भगवान होगा ये मानना मुश्किल लगता है। वो होगा, वो है, लेकिन वो एक इंसान के रूप में होगा, ये बड़ा ही जटिल काम है, क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है। अब अपन आ जाते हैं साहब पृथ्वी पर। तो अर्थ के कंपोजिशन में बेटा 98% इस पृथ्वी तल पर 8 ही एलिमेंट हैं जो पीरियोडिक टेबल में आप बहुत सारे पढ़ते हैं। उसमें से 47% ऑक्सीजन, 27% सिलिकॉन। ऑक्सीजन और सिलिकॉन मिलकर मेन कंपोनेंट बना रहे। इसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन, ये 4-5% में पाए जाते हैं। फिर सोडियम, पोटेशियम, ये 2%, 1.5% की रेंज में है। और ऐसे 98% ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम है। ये जो अर्थ का कंपोजिशन है, इस पर अगर हम एटमॉस्फेयर को भी मिला लें और अर्थ को भी मिला लें, 65% में पानी है, 65% वाटर है। जानकर आश्चर्य होगा कि ह्यूमन बॉडी में भी 65% वाटर है। साइंटिस्ट ये मानते हैं, प्रूव नहीं कर पाए, कि जो अर्थ का कंपोजिशन है, जिस रेशो में
एलिमेंट उसमें दिए हैं, उसी रेशो में एलिमेंट हमारी बॉडी में दिए हैं। तो ये जो हमारी बॉडी है, इट्स ए पार्ट ऑफ अर्थ, इट्स ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स, इट्स ए पार्ट ऑफ गॉड। यस, सही बात है, लेकिन वो सिस्टम बहुत बड़ा है, हम उसके आगे बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। अब आप अपने शरीर को समझो, आपके शरीर का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। क्या कमाल की बात है कि जिसने भी ये सिस्टम बनाया, हर एनिमल के बॉडी टेम्परेचर लगभग इतना ही है, 1 से 1.5 डिग्री का टोटल फर्क है। हमारा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो 97 से लेके 100 के बीच में ही सारे एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर होता है। इसीलिए तो हम भैंस को, गाय को, कुत्ते को, किसी भी जानवर को हाथ लगाएं तो वो ठंडा या गर्म नहीं लगता, क्योंकि उसका भी बॉडी टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर जैसा है। ये कहानी वहां भी सत्य है जहां 52-51 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, और ये कहानी वहां भी सही है जहां -50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हर जगह पाए जाने वाले एनिमल्स के बॉडी टेम्परेचर एक सरीका होता है, एक जैसा होता है। तो हम सब प्रकृति की देन इस प्रकार से है। अब हमको नेचर क्या क्या देता है? सबसे पहले जो कुछ देता है नेचर देता है, ये मान के चलो। ये जो बिल्डिंग्स आप खूबसूरत देख रहे हैं, क्या है इसमें? कंक्रीट है, सीमेंट है, रेत है, लोहा है। कहां से आया? नेचर से आया। सीमेंट कैसे बना? सीमेंट जिनसे बनता है वो सारे एलिमेंट नेचर से ही निकाले जाते हैं, और नेचर की कैपेसिटी इनफाइनाइट है। कभी मत डरा करो उन लोगों से जो कह रहे हैं भविष्य में पानी की दिक्कत होगी। बिल्कुल नहीं होगी। पानी कहां जाएगा भाई? पानी अर्थ सरफेस को छोड़ के जा नहीं सकता। उसके लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड एस्केप वेलोसिटी होना, उतनी वेलोसिटी भाप में इसमें नहीं है। अर्थ सरफेस से बाहर जाएगा नहीं। पहले तो हम कुआं 10, 20, 50 फीट खोद पाते थे, अब हमने ऐसी मशीनें निकाल ली है जो 2-2 किलोमीटर नीचे से पानी निकाल के ले आएगी। तो पानी की कमी नहीं होगी। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो सकता है, किसी एरिया में पानी कम गिरेगा, कहीं ज्यादा गिरेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि प्रकृति को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए, कभी नहीं छेड़ना चाहिए। अगर नेचर ने आपसे कहा है कि भाई आप ऐसे हो, वैसे ही रहो। नेचर ने आपसे कहा है रात बनाई है, सो जाओ, चुपचाप सो जाओ। आप क्या प्रयास कर सकते हो? आप ये प्रयास कर सकते हो कि आप अपनी बॉडी से, अपने ब्रेन से क्या मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हो, ये आपके हाथ में। आपका सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन है? आप खुद हो। आपको पता है मुझे क्या खाने से अच्छा लगता है, क्या खाने से, और ये सबका अलग अलग होता है। मैं रात को ज्यादा खा लूं तो अनईजी हो जाता हूं, नहीं मैं रात को ज्यादा खा लूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सबका अलग अलग टेम्परेचर, सबकी अलग अलग स्टाइल है। कुछ लोगों को गर्मी सहन नहीं होती, कुछ लोगों को ठंड अनकंफर्टेबल करती है, कुछ लोगों को बारिश अनकंफर्टेबल करती है, कुछ का सिर दुखता है अगर बदली छा जाए। आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपनी बॉडी को पहचानना पड़ेगा, और खुद से बात करके करना पड़ेगा कि यस, इस जमीन पर मैं आया हूं, मैं अपना मैक्सिमम आउटपुट कैसे दे सकता हूं। आपका ब्रेन जो है बेटा सबसे भारी चीज है। अब हम बात करते हैं इतिहास में। कहा जाता था अल्बर्ट आइंस्टीन का आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा था, वो जो थ्योरीज दे गए वो आज भी लोग समझ ही रहे, अध्ययन कर रहे हैं। वो गांधी जी के समकालीन थे, गांधी जी के समय के थे, दोनों एक दूसरे की बहुत तारीफ करते थे, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब। फिर उनके बारे में बोलते हैं कि 2% ही उन्होंने अपने दिमाग का उपयोग किया है। अगर अल्बर्ट आइंस्टीन ने 2% यूज किया तो आपने और मैंने तो शायद रैपर खोला भी नहीं है, वो पेटी पैक माल रखा हुआ है, हमने उपयोग शुरू भी नहीं किया। अगर ये परिभाषा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने 2% किया है, तो बेटा जागो, खोलो, नई चीजें लाओ। पुरानी जंग जो लगी है विचित्र विचित्र बातों की, उससे दिमाग को धो, साफ करो। ये टीचर्स जो आपको रोज फ्रेश नया नॉलेज दे रहे हैं, इससे उसका रैपर खोल के यूज कर लो। और ये जो आपका स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट है, मैं तो नहीं मानता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आप में से जो मानते हैं, आपका जाके कोई कर्म वर्म उठते चेक करने का किसको टाइम है? चेक ये होगा, इधर आ, मर के आया, यस सर, इसका ब्रेन चेक करो, लगाओ कंप्यूटर, अरे खोला भी नहीं तूने, चलो नरक। ये जो पेटी पेक ब्रेन लेके ऊपर जाने वाले हैं, ये सब सीधे नरक में जाएंगे।
स्वर्ग में उन लोगों को ले जाएंगे कि तुम कुछ नया करो, कुछ क्रिएट करो, तुमने जमीन पर भी यूज किया भाई, यहाँ आकर भी यूज करो, इसको और जन्नत बनाओ जैसे आप इस दुनिया को जन्नत बनाकर आ रहे हैं। तो बेटा ब्रेन का उपयोग करो, अपने आप को पहचानो, स्वर्ग नरक को भी इसी नजर से देखो। आनंद फिल्म का एक बड़ा अच्छा डायलॉग है ना, बाबू मोशाय, जिंदगी की डोर ऊपर वाले के हाथ में है, हम तो महज रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जाने कब किसकी डोर खिंच जाएगी। यस, ऊपर वाला कोई है, नेचर अगर कुछ है तो वो आपके द्वारा की गई गलतियों को भी सेट कर देता है। हम क्या गलती करते हैं, हम जमीन को बहुत खोदते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप एक घूमने वाली चीज है, बस बड़ा गोला है तो क्या हुआ, आप उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश करते हो, खदानें खोदते जा रहे हैं, कोयला निकालते जा रहे हैं, आयरन निकालते जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। फिर वो क्या करता है, या तो भूकंप लाता है या ज्वालामुखी लाता है, और एक झटके में ये आपने जो खोद के ऊंची बिल्डिंग बनाई, इसको तहस नहस करके वो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर से बैलेंस कर लेता है। ऐसा हमेशा से होता आ रहा है। अब आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत साहब मेरा तो सब ऐसा था, क्या करें, हमारे घर में शनि की महादशा चल रही थी तो अरे प्यारे ज्योतिष शास्त्र, तू अगर इस यूनिवर्स का एक हिस्सा है तो क्या तुझे लगता है कि ये मंगल, बुध, गुरु, मंगल अपने सबसे नजदीक है, 50,000 किलोमीटर पर आवर से कोई सैटेलाइट भेजो तो 4 साल में पहुंच जाता है, हमारे सबसे नजदीक मंगल ग्रह, 50,000 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 घंटा, 365 दिन मल्टीप्लाइड बाय 4, इतने डिस्टेंस पर है सबसे निकट। तो आपको, और वो सोर्स ऑफ एनर्जी भी नहीं है, वो खुद सन के उधार लेके काम चला रहा है, उसकी रिजर्व बैंक ये है, तो रिजर्व बैंक तो एक ही है। इनके हमारे जीवन में क्या फर्क हो सकता है जी? जब हिंदुस्तान में हर 1 सेकंड 1.5 सेकंड में एक बच्चा पैदा हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि राहु केतु मंगल मिलके फिर ऐसा क्यों होता है? भाई हमारे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो जिस क्षण पैदा हुए होंगे उसी क्षण, उसी गांव, उसी मोहल्ले में दूसरा भी तो एक बच्चा हुआ होगा, उसके राहु केतु कहां गए? जुड़वा भी तो बच्चे पैदा होते हैं, एक राष्ट्रपति बन जाता है, दूसरा चपरासी रह जाता है, उसके ग्रह कहां गए? तो ये सब बेटा कुछ भी नहीं है, आपकी जेब में गांधी हो न हो, दिल में दिमाग में आंधी होना चाहिए। कौन हार जाता है जिंदगी में? जो मान लेता है हार जाता है। कौन जीत जाता है जिंदगी में? जो ठान लेता है वो जीत जाता है। तो ठानो, दिल में आंधी अपने पैदा करो, आगे बढ़ो, नहीं सफल हो पाए फिर वही निगेटिव बातें, वही डिप्रेशन, फिर सब पूछते कैसी गुजर रही है, सभी पूछते हैं, जिंदगी है कैसी गुजर रही है, सभी पूछते हैं, कैसे गुजारते हैं कोई पूछता नहीं। तो ये ऐसे ठंडे शेर देने लगोगे अगर लाइफ में सफल नहीं हुए तो। इसलिए बेटा आगे बढ़ो, छोटे छोटे निर्णय लो, अपने शरीर को पहचानो, उसकी एफिशिएंसी को पहचानो, और ज्यादा विचार मत करो, काम करो। आप बहुत ओवर थिंकिंग और ये सब करके छोड़ दो, सीधे सीधे काम में जुट जाओ। अभी वो मजदूर आएंगे, उनको बोलेंगे साहब ये ईंटें ऊपर चढ़ाना है, वो कुछ सुनता नहीं, वो एक घमेले में 10 ईंट रखता है, ऊपर ले जाके छोड़ के आता है, फिर नीचे आता है गाना गाते हुए, फिर 10 ईंट रखता है, ले जाके छोड़ के आ जाता है, शाम तक पता चला उसने 2000 ईंटें चढ़ा दी, और वो फ्रेश का फ्रेश रहता है। आपको टीचर ने 20 क्वेश्चन दिए तो तुम तो पहले लगाते हो, पहला नहीं बना, मेरे से तो बनेगा नहीं, मेरे पिताजी कितने पैसे खर्चा कर रहे हैं, अब मेरा क्या? अरे सब छोड़ना भाई, मुझसे पहला क्वेश्चन नहीं बना, मेरे को और पढ़ना चाहिए था, दूसरा करो, वो भी नहीं बना, कोई बात नहीं, तीसरा करो, बन गया, वेरी गुड, चौथा करो, थोड़ा सा अटक गया, बाजू वाले से पूछ लो, 5वां करो, करते चले जाओ। एक दिन 100 करो, दूसरे दिन 125 करो, दूसरे दिन, तीसरे दिन 1000, 2000, पता चलेगा दिमाग इतना विकसित हो गया कि साहब हम 1000-2000 क्वेश्चन रोज कर रहे हैं। आपके जो शिक्षक हैं और आप में क्या फर्क है? ये जो आप रियाज कर रहे हो कुछ क्वेश्चंस करने की, ये लोग रियाज कर चुके हैं। आप जो समय अभी दे रहे हो ये पहले दे चुके हैं, इसलिए आप प्रॉब्लम ले जाते हो, ये सॉल्यूशन बता देते हैं। लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं? अरे जब इतना ही डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं?
समझ में आ रही बात? तो अपने घर से निकलो, बहुत एनर्जी तुम्हारे अंदर है, नेचर तुम्हारे साथ है। यही 70, 75, 80 साल के समय में लोग तूफान मचा के गए हैं, जिनकी कहानियां हम सुनते हैं। अब वक्त आया है हम अपना तूफान मचाना शुरू करें, जिससे 50-100 साल बाद इसी मंच से लोग हमें एज एन एग्जाम्पल बताएं। तो हमारा जीना कोई काम का हुआ, तो हमारे शरीर का होना कोई काम का हुआ, अदरवाइज सब बेकार है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for sharing your words of wisdom. We really do appreciate your guidance. Now that we have come to the end of this morning assembly, I would like to conclude this week's topic by saying, life's value is not based on how long we live. It depends on how much we contribute to others in our society. Thank you so much.